बात करते हैं एक और वीडियो की। और ये वीडियो जो है अपन राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर दो वार्षिक परीक्षा 2024 के भूगोल के महत्वपूर्ण प्रश्नों से संबंधित एक श्रृंखला जो हमारी चल रही थी। हर एक चैप्टर वाइज जो श्रृंखला थी उस श्रृंखला का ये अंतिम वीडियो है, क्योंकि आपकी जितनी भी जो चैप्टर थे आपके दोनों ही बुक्स में उन सबको कवर मैंने यहाँ पर किया है और ये अंतिम वीडियो है। और इस वीडियो के बाद में जो भी वीडियो आएंगे वो मॉडल पेपर के हिसाब से आएंगे। देखिए, इसमें तो मैंने हर एक चैप्टर के अंदर मोस्ट क्वेश्चंस को जो है वो लिया है, लेकिन जो नेक्स्ट वीडियो मैं रखूँगा आपका, वो वीडियो जो है वो आपका जो है मॉडल पेपर के आधार पर होगा। यानी मॉडल पेपर लगभग 9 या 10 मॉडल पेपर जो है अपन करेंगे। और कोशिश करूँगा मैं कि मैं अच्छे अच्छे क्वेश्चंस जो है मॉडल पेपर में लेके आऊँ, और वही क्वेश्चन जो है या उन क्वेश्चंस की जो बहुत ज़्यादा संभावनाएं रखते हैं माध्यमिक शिक्षा बोर्ड वार्षिक परीक्षा 2024 में आने की, तो उस हिसाब से एक मॉडल पेपर का भी अपन एक सीरीज़ करेंगे जिसमें 9 या 10 के आसपास जो है आपके मॉडल पेपर होंगे। तो आइए बढ़ते हैं हमारे आज के इस अंतिम वीडियो जो चैप्टर वाइज मोस्ट क्वेश्चंस हैं उनका है। ये अंतिम वीडियो होगा। मैं राजीव कुमार स्वामी और स्वागत करता हूं मैं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल जियोग्राफी फैक्ट 23 में। तो स्टूडेंट, आपके सामने है चैप्टर नंबर 9 भौगोलिक परिप्रेक्ष्य में चयनित कुछ मुद्दे एवं समस्याएं। ठीक है, तो ये आपका अंतिम चैप्टर है भारत के भूगोल की ओर से। और बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्या कहता है। तो देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 1 की अगर अपन बात करें तो क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अम्लीय वर्षा का कारण है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि जो आपके 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं स्टूडेंट, इनमें से आपको बताना है कि अम्लीय वर्षा के लिए कौन सा कारक जिम्मेदार है। जल जो है जल प्रदूषण है, भूमि प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण और वायु प्रदूषण। तो बताइए स्टूडेंट, राइट ऑप्शन आपका क्या होगा। कौन सा कारक है जो अम्लीय वर्षा के लिए जो है क्या है जिम्मेदार है। तो इसका आपका राइट आंसर है वायु प्रदूषण। वायु प्रदूषण है वो अम्लीय वर्षा के लिए क्या होता है स्टूडेंट, जिम्मेदार होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 है, कौन सी गैस ओजोन परत को नुकसान पहुंचाती है। तो बताइए ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने वाली गैस कौन सी है स्टूडेंट। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन और सल्फर। तो कौन सा सही होगा इनमें चारों में से। तो ओजोन परत को सबसे ज़्यादा जो नुकसान पहुंचाती है वो है आपकी ऑप्शन नंबर स, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है वो ओजोन को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है। ठीक है, बढ़ते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, राष्ट्रीय स्तर पर गंगा की सफाई के लिए कौन सा अभियान चलाया गया है। तो बताइए राष्ट्रीय स्तर पर जो गंगा नदी है उसकी सफाई के लिए जो है भारत सरकार द्वारा एक जो अभियान है वो चलाया गया है। तो वो अभियान कौन सा है स्टूडेंट। हर हर गंगे के नाम से उसको जाना जाता है, या गंगा ग्राम कार्यक्रम, या फिर नमामि गंगे, या गंगा बचाओ कार्यक्रम। तो मुझे पता है कि आपको ये क्वेश्चन का राइट आंसर आता होगा। तो स्टूडेंट कमेंट करेंगे आप कि इसका जो राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 3 का वो क्या है। और बढ़ते हैं अपन 4 नंबर की ओर। हेपेटाइटिस बीमारी का मुख्य कारण क्या है। तो हेपेटाइटिस जो बीमारी है उसका मुख्य कारण क्या है। ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण और भू प्रदूषण। तो बताइए इनमें से राइट ऑप्शन क्या होगा। तो इसमें आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर स, जल प्रदूषण से ही हेपेटाइटिस जो बीमारी है वो होती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 है स्टूडेंट, वायु प्रदूषण हेतु जिम्मेदार कारक हैं। तो वायु प्रदूषण के लिए कौन कौन से कारक जिम्मेदार हैं। तो आइए जानते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड, सीसा, कार्बन डाइऑक्साइड या उपरोक्त सभी। तो बताइए इनमें से जो सही ऑप्शन है, राइट ऑप्शन है आपका क्या होगा। तो स्टूडेंट राइट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर द जो है ये आपका बिल्कुल सही है। जो वायु प्रदूषण के लिए ये तीनों ही कारक जो हैं वो जिम्मेदार हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 की अगर अपन बात करें तो डेसिबल जो है किस प्रदूषण का मापन किया जाता है। तो डेसिबल से किस प्रदूषण को मापा जाता है। जल प्रदूषण को, वायु प्रदूषण को, ध्वनि प्रदूषण को या भू प्रदूषण को। तो बताइए डेसिबल द्वारा किसको मापा जाता है। तो राइट आंसर आपका क्या होगा, ध्वनि प्रदूषण। ध्वनि प्रदूषण को जो है डेसिबल द्वारा मापा जाता है। निम्नलिखित में से किस से भू निम्नीकरण होता है। तो बताइए मृदा अपरदन से, लवणता से,
भू क्षारीयता से या उपरोक्त सभी से। तो बताइए क्या आंसर सही होगा। तो ऑप्शन नंबर द सही होगा। मृदा अपरदन, लवणता और भू क्षारीयता तीनों ही कारण हैं जो मृदा के निम्नीकरण के लिए या भूमि के निम्नीकरण के लिए उत्तरदायी हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग जलजन्य है। तो बताइए कौन सा रोग है वो जलजन्य है स्टूडेंट। तो बताइए कौन सा है, कौन सा स्टूडेंट, तो कौन सा रोग जो है वो जलजन्य है। तो बताइए नेत्र श्लेष्मला शोध, अतिसार, श्वसन संक्रमण, श्वसन नली शोधन। तो बताइए कौन सा है स्टूडेंट। राइट ऑप्शन आपका है ब, अतिसार जो है वो क्या है आपका, बताइए क्या है। राइट ऑप्शन है अतिसार जो है जलजन्य रोग है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा नदी में कानपुर के निकट प्रदूषण का साधन क्या है। तो भाई कानपुर के नज़दीक जो गंगा नदी प्रदूषित हो रही है उसके जो कारण है वो क्या है। चमड़ा उद्योग, कागज उद्योग, गैस उद्योग और वस्त्र उद्योग। तो बताइए स्टूडेंट गंगा नदी कानपुर के निकट कौन से उद्योग की वजह से प्रदूषित हो रही है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए सही है, चमड़ा उद्योग है उसकी वजह से ऐसा हो रहा है या प्रदूषित हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, कौन सा प्रदूषण स्थान विशिष्ट होता है। तो कौन सा प्रदूषण है जो स्थान विशिष्ट होता है। जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण या महासागरीय प्रदूषण। बताइए स्टूडेंट राइट ऑप्शन क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर स होगा आपका, ध्वनि प्रदूषण है वो स्थान विशेष होता है स्टूडेंट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धारावी गंदी बस्ती किस राज्य में है। तो ये आपके अर्धवार्षिक में भी आया था स्टूडेंट, तो आपको याद रखना है कौन से में है। इसका राइट आंसर आपको देना है राजस्थान, गुजरात, दिल्ली, महाराष्ट्र, कर्नाटक। तो बताइए 11 का जो आंसर है वो आपको कमेंट करना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ध्वनि प्रदूषण के कारण उत्पन्न होने वाले रोग। तो ध्वनि प्रदूषण की वजह से कौन कौन से रोग हो सकते हैं। बहरापन हो सकता है, तनाव हो सकता है, एकाग्रता में कमी हो सकती है स्टूडेंट, और साथ में उपयुक्त सभी। तो बताइए तो ये तीनों ही कारण जो हैं वो हो सकते हैं। उपयुक्त सभी इसमें आपका राइट ऑप्शन होगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वायु प्रदूषण के दो प्रमुख कारण कौन से हैं। तो वायु प्रदूषण के दो कारण हैं। पहला है जीवाश्म ईंधन का दहन, दूसरा आपका है खनन एवं उद्योगों से वायु प्रदूषण। तो ये दो प्रकार जो है आपके ये ध्वनि और जो वायु प्रदूषण के हो सकते हैं। नेक्स्ट है, ध्वनि प्रदूषण की को किस इकाई द्वारा मापा जाता है। तो कौन सी इकाई, डेसिबल द्वारा जो है वो ध्वनि प्रदूषण को मापा जाता है स्टूडेंट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल प्रदूषण के कोई दो कारण लिखें। तो जल प्रदूषण के दो कारण कौन कौन से हैं। पहला है औद्योगिक कचरे का नदी नालों व झीलों में विसर्जन। ठीक है, तो जो औद्योगिक कचरा है उसको नदी नालों या झीलों में डाल दिया जाता है जिससे जल प्रदूषण होता है। दूसरा है नगरों का वाहित मल निपटान तथा नगरीय वाहित जल। ठीक है, तो नगरों का जो है वाहित मल होता है उसको नदियों, नालों, झीलों में छोड़ दिया जाता है, और दूसरा जो नगरों का खराब पानी जो है उसको भी नदियों में छोड़कर इसकी वजह से जल प्रदूषण है वो होता है स्टूडेंट। नेक्स्ट है आपका, पर्यावरण प्रदूषण किस का परिणाम है। तो पर्यावरण प्रदूषण किसका परिणाम है। तो पर्यावरण प्रदूषण मानवीय क्रियाकलापों के अवशिष्ट उत्पादों से मुक्त द्रव्य एवं ऊर्जा का परिणाम है। ठीक है, तो पर्यावरण प्रदूषण जो है वो किसका परिणाम है स्टूडेंट, कि मानव की जितने भी क्रियाकलाप हैं और उन क्रियाकलापों की वजह से जो अवशिष्ट उत्पाद हैं उनसे मुक्त जो द्रव्य और उनसे एवं ऊर्जा जो है उसका ही परिणाम है। ठीक है, यानी कहने का मतलब क्या है, पर्यावरण प्रदूषण है वो मानवीय क्रियाओं से रिलेटेड है और मानव इसके लिए जिम्मेदार है। बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। नगरों में बढ़ते वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने का सबसे महत्वपूर्ण उपाय बताइए। तो कौन सा है। तो सबसे महत्वपूर्ण उपाय वो है आपका शीशा रहित पेट्रोल का उपयोग। तो शीशा रहित जो पेट्रोल है उसका उपयोग करना चाहिए जिससे जो है नगरों में प्रदूषण जो है वो काफ़ी हद तक नियंत्रण हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, जल प्रदूषण के लिए उत्तरदायी किन्हीं तीन सांस्कृतिक स्रोतों के नाम बताएं। तो जल प्रदूषण जो है उसके लिए उत्तरदायी किन्हीं तीन सांस्कृतिक जो स्रोत हैं उनके नाम बताने हैं। तो पहला है आपका तीर्थ यात्राएं, धार्मिक मेले और पर्यटन। ठीक है, तो ये तीन कारण जो हैं वो सांस्कृतिक कारक हैं जल प्रदूषण के लिए जो जिम्मेदार हैं। 19 की बात करो, उर्वरकों के अधिक प्रयोग से धरातलीय जल में किस तत्व की मात्रा बढ़ जाती है। तो उर्वरकों का अगर हम अत्यधिक उपयोग करते हैं
तो उसकी वजह से कौन सी तत्व की मात्रा बढ़ जाती है? तो राइट ऑप्शन आपका है नाइट्रेट के वजह से। ठीक है, तो लगातार अगर हम उर्वरकों का अत्यधिक उपयोग करते हैं तो नाइट्रेट की जो है मात्रा है वो बढ़ जाती है स्टूडेंट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, वायु प्रदूषण मानव को किस प्रकार प्रभावित करता है? तो बताइए, वायु प्रदूषण है वो मानव को किस प्रकार प्रभावित करता है? तो इससे मानव में श्वसन तंत्र, तंत्रिका तंत्र तथा रक्त संचार संबंधित विभिन्न बीमारियां हो सकती हैं। ठीक है, तो वायु प्रदूषण की वजह से मानव को जो है श्वास तंत्र है उसका वो प्रभावित हो सकता है, उसका तंत्रिका तंत्र प्रभावित हो सकता है और उसका रक्त संचार जो है वो प्रभावित हो सकता है। तो ये इस प्रकार की जो बीमारियां हैं वो आपके वायु प्रदूषण द्वारा हो सकती हैं। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। भू निम्नीकरण क्या है? तो भूमि का निम्नीकरण क्या है आपको बताना है। तो स्थायी या अस्थायी तौर पर भूमि की उत्पादकता में कमी होना। तो भूमि का निम्नीकरण क्या है? स्थायी या अस्थायी तौर पर जो भूमि है उसकी उत्पादकता कम हो जाती है, यानी उसकी उत्पादन क्षमता नष्ट हो जाती है। ठीक है, वही क्या कहलाती है? भूमि का निम्नीकरण या भू निम्नीकरण कहलाता है स्टूडेंट। ठीक है, तो याद रखना है आपको। बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट हमारा, प्रदूषण कितने प्रकार का होता है? तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो प्रदूषण कितने प्रकार का होता है? मुख्यतः 4 प्रकार का होता है। तो प्रदूषण की अगर अपन बात करें तो प्रदूषण 4 प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है स्टूडेंट? आइए जानते हैं। जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण और मृदा प्रदूषण। तो ये 4 प्रमुख जो है प्रकार हैं स्टूडेंट। ठीक है, तो ये 4 इसमें रहेंगे। ठीक है, भूमि प्रदूषण के अगर आप लोगों के दिमाग में आ रहा है तो मैं बता दूं, भूमि प्रदूषण जो आपका है वो किससे रिलेटेड है? भूमि प्रदूषण किससे रिलेटेड है भाई? तो भूमि प्रदूषण मृदा से ही रिलेटेड है। ठीक है, तो भूमि प्रदूषण और मृदा प्रदूषण एक ही होते हैं, इसलिए एक का ही नाम दिया है स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, धूम्र कोहरा या स्मोक किसे कहते हैं? तो क्या होता है ये जानते हैं। औद्योगिक नगरों में जब प्रदूषित गैसें व प्रदूषक तत्व सामान्य रूप से पड़ने वाले कोहरे से मिल जाते हैं तो उसे धूम्र कोहरा कहते हैं। ठीक है, तो देखो छोटा सा है, कोई ज़्यादा पेचीदा इसमें है नहीं कि भाई धूम्र कोहरा क्या होता है, कहीं आपके महाभारत हो जाए, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। नॉर्मली आपको क्या याद रखना है, इसको समझना है। देखिए, जो कोहरा होता है ना, कोहरा, उस कोहरे के अंदर जब धुआं और अन्य प्रदूषक मिल जाते हैं तो उसे ही क्या कहा जाता है? धूम्र कोहरा कहा जाता है। ठीक है, तो कोई ज़्यादा बड़ा है नहीं। ठीक है, नॉर्मल सी चीज़ है। ठीक है, लेकिन आपको लिखना जो है वो किस प्रकार लिखना है कि औद्योगिक नगरों में क्या होता है कि जब प्रदूषित गैसें, देखो भाई औद्योगिक प्रदेश जो होते हैं वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मात्रा में प्रदूषित गैसें होती हैं। ठीक है, और अन्य जो हैं कई प्रकार के प्रदूषक भी होते हैं। और ये सभी तत्व यानी दोनों तत्व कौन से? गैसें और जो प्रदूषक तत्व है वो किससे मिल जाते हैं? कोहरे के साथ मिल जाते हैं। और जैसे ही वो कोहरे के साथ मिलते हैं उस कोहरे को हम क्या कहते हैं? फिर धूम्र कोहरा कहते हैं। बस इतना सा ही है। ठीक है, इससे ज़्यादा कुछ है नहीं। धूम्र कोहरा तो नॉर्मली है, कोहरे के साथ गैसें या हाँ प्रदूषित गैसें भी आप बोल सकते हो। प्रदूषित गैसें व प्रदूषक तत्व जब कोहरे के साथ मिल जाते हैं तो क्या कहलाएगा आपका स्टूडेंट? धूम्र कोहरा कहलाता है। हुआ क्लियर? बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 24 हम क्या है देखते हैं। भारत की 2 सर्वाधिक प्रदूषित नदियों के नाम बताएं। तो भारत की 2 सबसे बड़ी प्रदूषित नदियाँ हैं, उनके आपको नाम बताने हैं। तो भारत में गंगा तथा यमुना सर्वाधिक प्रदूषित नदियों में से हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। गंगा जो है वो कानपुर से वाराणसी के बीच सबसे ज़्यादा प्रदूषित है और यमुना दिल्ली से आगरा के बीच सर्वाधिक प्रदूषित है। अगर पूछ लिया जाए, देखो यहाँ पर सिर्फ नदियों के पूछा है तो हमने बता दिया कि नदियाँ जो हैं वो गंगा और यमुना है वो सर्वाधिक प्रदूषित हैं। ठीक है, लेकिन अगर ये पूछ ले गंगा नदी कहाँ से कहाँ तक प्रदूषित है, तो सर्वाधिक प्रदूषण गंगा नदी में जो है वो आपका कानपुर से वाराणसी के बीच में है। ठीक है, ये तो गंगा नदी का हो गया।
यमुना का पूछ लिया जाए तो यमुना सर्वाधिक कहाँ प्रदूषित है, तो कहाँ प्रदूषित है, दिल्ली से आगरा के बीच में जो गंगा यमुना नदी है वो सर्वाधिक प्रदूषित है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु प्रदूषण करने वाली किन्हीं 3-4 विषैली गैसों के नाम बताएं। ठीक है, तो ऐसी 4 गैसों के नाम बताने हैं स्टूडेंट हमें, जो सर्वाधिक जो है वायु प्रदूषण के लिए जिम्मेदार हैं। तो आइए जानते हैं वायु को प्रदूषित करने वाली विषैली गैसें जो है कौन कौन सी हैं। पहली आपकी है कार्बन मोनोऑक्साइड, दूसरी आपकी है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, तीसरी आपकी है कार्बन डाइऑक्साइड और चौथी आपकी है नाइट्रोजन ऑक्साइड। तो ये 4 गैसें हैं जो काफ़ी ज़्यादा विषैली हैं, जिसमें 3 कार्बन की हैं और 1 नाइट्रोजन है। ठीक है, सिर्फ नाइट्रोजन नहीं स्टूडेंट, नाइट्रोजन ऑक्साइड। ठीक है, अगर सिर्फ नाइट्रोजन होगा तो गलत हो जाएगा, नाइट्रोजन ऑक्साइड करना है। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण क्या है, तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि अम्लीय वर्षा जो है उसका प्रमुख कारण क्या है। ठीक है, तो प्रमुख कारण क्या है, कारखानों एवं उद्योगों से निकलने वाली गंधक अम्लीय वर्षा के लिए उत्तरदायी होती है। ठीक है, तो जो उद्योग है या कारखाने हैं इनसे निकलने वाली जो गंधक होती है वो गंधक ही अम्लीय वर्षा के लिए काफ़ी ज़्यादा जो है जिम्मेदार होती है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, जल प्रदूषण के कोई 2 कारण लिखें। तो बताइए स्टूडेंट, जल प्रदूषण के 2 कारण आपको बताने हैं। पहला कारण अगर अपन बात करें तो वह है औद्योगिक कचरे का नदी नालों व झीलों में विसर्जन, और दूसरा है नगरों में वाहित मल निपटान तथा नगरीय वाहित जल। ठीक है, ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है भाई। ठीक है, ये रिपीट में है। ठीक है, इससे पहले भी ये प्रश्न जो है वो आ चुका है, लेकिन एक बार आप फिर से इसको देख लें, कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात है नहीं, छोटा सा क्वेश्चन है, कोई बात नहीं है। बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 28 है, सर्वाधिक जल प्रदूषक उद्योग कौन से हैं, यानी सर्वाधिक जो जल प्रदूषण फैलाने वाले उद्योग कौन से हैं वो यहाँ पर पूछा है। क्वेश्चन की थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज की है ताकि आप लोग कंफ्यूज हो जाओ। ठीक है, तो इसमें क्या है, सर्वाधिक जल प्रदूषक उद्योग कौन से हैं। ठीक है, और अगर इसको दूसरे हिसाब से हो तो सर्वाधिक जल प्रदूषण फैलाने वाले उद्योग कौन से। ठीक है, तो क्वेश्चन थोड़ी सी लैंग्वेज जो है इसको चेंज कर दी, जिसकी वजह से ये क्वेश्चन जो है वो ऐसा हो गया। सर्वाधिक जल प्रदूषण जो फैलाने वाले उद्योग हैं उनकी बात करें तो चमड़ा उद्योग, लुगदी कागज उद्योग, वस्त्र उद्योग और रसायन उद्योग। तो चमड़ा उद्योग, वस्त्र उद्योग, रसायन उद्योग और लुगदी कागज उद्योग, ये 4 उद्योग ऐसे हैं जो सर्वाधिक जल प्रदूषण फैलाते हैं, यानी या ये जो है मतलब जाने जाते हैं जल प्रदूषण फैलाने के लिए। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है। और ये यहाँ पर क्वेश्चन की लैंग्वेज जो है चेंज हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने चेंज करके लिखा है, तो ऐसी जो है हो सकती हैं, तो आपको ये ध्यान में रखना है। 29 की तरफ बढ़ते हैं, ध्वनि प्रदूषण से आप क्या समझते हो, तो ध्वनि प्रदूषण क्या है, तो क्या है स्टूडेंट, आइए देखते हैं। विभिन्न स्रोतों से उत्पन्न ध्वनि का मानव की जो है सहनीय सीमा से अधिक तथा असहज होने ही ध्वनि प्रदूषण है। क्या होता है कि विभिन्न स्रोतों के माध्यम से जो उत्पन्न ध्वनि है वो ध्वनि जो है वो मानव की सहन सीमा से बाहर हो। ठीक है, या ये भी कह सकते, और तथा साथ ही साथ क्या हो सके कि मनुष्य है उस ध्वनि में अपने आप को असहज उत्पन्न कर या अपने आप को असहज समझे। ठीक है, ऐसी ध्वनि जो कानों को प्रिय ना हो। ठीक है, और मनुष्य जो है वो उसको जो है सहन नहीं कर सके, तो ऐसी ध्वनि जो होती है उसे ध्वनि प्रदूषण के नाम से जाना जाता है। ठीक है स्टूडेंट, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, जल प्रदूषण के प्रमुख स्रोतों का वर्णन कीजिए। तो जो जल प्रदूषण है उसके प्रमुख स्रोत कौन से हैं तो वो आपको यहाँ बताने। तो आइए चलते हैं और चर्चा करते हैं इनके बारे में स्टूडेंट। पहला है बढ़ते हैं, जल प्रदूषण प्राकृतिक एवं मानवीय स्रोतों से होता है। तो जल प्रदूषण की बात करें तो जल प्रदूषण है वो प्राकृतिक और मानवीय दोनों ही कारणों से होता है। प्राकृतिक स्रोत से अपवर्तन, भूस्खलन, पेड़ पौधों तथा मृत पशुओं के सड़ने आदि से होता है। ठीक है, तो बात करें अपन प्रकृति द्वारा जो प्रदूषण होता है वो प्रकृति द्वारा प्रदूषण है, उसके लिए जो जिम्मेदार है
कौन कौन सी चीज़ें होती हैं? तो पहला होता है अपवर्तन की वजह से होता है, ठीक है। इसके अलावा भूस्खलन की वजह से होता है, पेड़ पौधों की वजह से होता है, या मृत जो पशु हैं उनके सड़ने से जो है जल प्रदूषण हो सकता है, ठीक है। तो ये आपके प्राकृतिक स्रोत हैं जो जल प्रदूषण के लिए जिम्मेदार हैं। वहीं अगर अपन बात करें मानवीय स्रोतों में, जल प्रदूषण के कई स्रोत हैं, जैसे उद्योगों का कचरा एवं रसायन जल में प्रवाहित करना, ठीक है, मलमूत्र का जल में बहाना, नगरीय वाही जल, कृषि में रासायनिक पदार्थों का उपयोग, धार्मिक मेले, पर्यटन आदि से जल तीव्र गति से प्रदूषित हो रहा है, ठीक है। तो ये कुछ कारण जो हैं वो मानव द्वारा प्रदूषित हैं, या मानव द्वारा प्रदूषित फैलाने के लिए के कारण है, जो है काफ़ी तेज़ गति से जल प्रदूषण है वो फैलाते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर स्टूडेंट। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन, आधुनिक कृषि जल प्रदूषण हेतु किस प्रकार उत्तरदायी है समझाएं। तो यानी वर्तमान समय में जो हम कृषि कर रहे हैं, ये कृषि जो है वो जल प्रदूषण हेतु किस प्रकार उत्तरदायी है, तो वो उसके बारे में। तो आधुनिक कृषि प्रणाली का वर्तमान समय में विश्व के अनेक भागों में उपयोग किया जा रहा है, ठीक है। तो आज पूरा विश्व जो है वो आधुनिक कृषि प्रणाली जो है उसका ही उपयोग कर रहा है, ठीक है, पूरा विश्व कर रहा है। इस कृषि में विभिन्न प्रकार के रासायन पदार्थों का उपयोग होता है। तो ये जो कृषि है, इस कृषि के अंदर विभिन्न प्रकार के जो आपके रसायन हैं, उन रसायनों का प्रयोग है वो किया जा रहा है, ठीक है। जैसा कि अकार्बनिक उर्वरक, कीटनाशक, खरपतवार नाशक आदि, ठीक है। तो ऐसे कुछ जो चीज़ें हैं, जैसे अकार्बनिक उर्वरक हो गई आपकी, कीटनाशक हो गए, या खरपतवार नाशक हो गया, यह रासायनिक पदार्थ भी प्रदूषण उत्पादन करने वाले घटक होते हैं। तो ये जो आपके जो रासायनिक पदार्थ हैं ये भी प्रदूषण को उत्पन्न करते हैं, ठीक है, क्योंकि इनकी वजह से प्रदूषण होता है। इन रसायनों को नदियों, झीलों तथा तालाबों में बहा दिया जाता है, ठीक है। और फिर यही जो रसायन है, ये रसायन जो है वो या तो बहा दिया जाता है या वर्षा जल द्वारा है बहकर कहाँ पहुँच जाते हैं स्टूडेंट, नदियों में, झीलों में, तालाबों में वहाँ पहुँच जाते हैं। और वहाँ पहुँचने के बाद जो है ये उन सभी जल स्तरों या स्रोतों को जो है प्रदूषित कर देते हैं। ये सभी रसायन जल के माध्यम से ज़मीन में स्रावित होते हुए भूजल तक पहुंच जाते हैं। और यही नहीं स्टूडेंट, जो मतलब अपन कहने का मतलब है जो धरातलीय जल स्रोत हैं उनको तो प्रदूषित करते ही करते हैं, लेकिन ये जो रसायन है, ये रसायन जल के साथ भूमिगत भी हो जाते हैं, और भूमिगत होकर भूमि जो भौम जल है या भूमिगत जल है उसके अंदर मिल जाते हैं, और मिलकर उसको भी प्रदूषित कर देते हैं, जिससे वह प्रदूषित हो जाता है। और इसी वजह से वो भी प्रदूषित, यानी भूमिगत जल है वो भी प्रदूषित है। उर्वरक धरातलीय जल में नाइट्रेट की मात्रा को बढ़ा देते हैं। तो उर्वरक जो होते हैं वो जो धरातलीय जल है उस जल के अंदर नाइट्रेट की मात्रा है उसको बढ़ा देते हैं, जो मानव के लिए या जो जल पीने वाले हर एक प्राणी के लिए, चाहे वो मानव हो चाहे पशु पक्षी हो, तो उन सभी के लिए ही वो बिल्कुल सही नहीं है, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है आधुनिक कृषि है वो वर्तमान समय में जो है जल प्रदूषण के लिए जो है बहुत ज़्यादा जिम्मेदार है, ठीक है। और इन चीज़ों से हमें जो है बचना चाहिए, जितना हो सके उतना कम उर्वरक का प्रयोग करना चाहिए, और यही इसके जो है समाधान हो सकते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 32 है हमारा स्टूडेंट, भारत में गंदी बस्तियों की समस्या के समाधान के लिए कोई 4 उपाय बताएं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि भारत में जो गंदी बस्तियाँ हैं उन गंदी बस्तियों को जो समाधान है उस समाधान के 4 उपाय आपको बताने हैं। तो कौन कौन से हैं, तो आइए स्टूडेंट जानते हैं। गंदी बस्तियों को सुनियोजित प्रकार से हटाकर यहाँ रहने वालों को योजनाबद्ध कॉलोनी में अत्यधिक रियायती दर पर आवास उपलब्ध करवाना चाहिए। यानी जो लोग गंदी बस्तियों में रहते हैं उन गंदी बस्तियों को हटाकर एक सुनियोजित जो कॉलोनी है उसका निर्माण करना चाहिए, और कम से कम रेट के ऊपर जो है उन्हें आवास उपलब्ध करवाने चाहिए। इससे क्या होगा कि गंदी बस्ती है उसका समाधान होगा। नेक्स्ट देखिए, गंदी बस्तियों में मूलतः नागरिक सुविधाएं जैसे पीने का पानी, बिजली, सड़कें, कचरे का निस्तारण आदि उपलब्ध करवाई जाए, ठीक है। तो गंदी बस्तियां जो होती हैं उनमें मूलतः जो नागरिक मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं या मूलभूत सुविधाएं होती हैं उन सुविधाओं का भी अभाव पाया जाता है। अब ये कौन सी होती हैं आपकी, जैसे पीने का पानी, ठीक है, साफ पीने का पानी हो, बिजली हो, सड़कें हो, कचरे का निस्तारण करने की व्यवस्था हो, तो ये इसके अंदर आते हैं। तो यहाँ पर ये भी नहीं है
होते हैं, तो इन सभी चीज़ों के बारे में भी ध्यान देना चाहिए और इनकी व्यवस्था गंदी बस्तियों में होनी चाहिए। नेक्स्ट है स्टूडेंट अपना, गंदी बस्तियों में शौचालय तथा मल निस्तारण की व्यवस्था उपलब्ध करवानी जाए या करवाई जाए। तो यहाँ पर क्या है कि गंदी बस्तियाँ जो होती हैं उनमें शौचालय तथा मल निस्तारण के लिए जो है विशेष सुविधाएं हैं वो उपलब्ध करवाई जाएं, ताकि जो है गंदगी कम से कम हो। गंदी बस्तियों में शिक्षा का प्रसार किया जाना है, साथ ही साथ जो है गंदी बस्तियों में शिक्षा का प्रसार भी किया जाना चाहिए, जिसकी वजह से जो है गंदी बस्तियां साफ और सुरक्षित रह सकें, क्योंकि शिक्षा ही जो है वो गंदी बस्तियों में जो गंदगी है उस गंदगी को कम करने में सहायक है। क्योंकि अगर लोग पढ़े लिखे होंगे, शिक्षित होंगे, तो उनको पता रहेगा कि जो है किस प्रकार से गंदी बस्तियाँ हैं वो हमारे लिए और हमारे जो आसपास के लोग हैं उनके लिए कितनी जो है नुकसानदेह हैं। तो इस प्रकार से ये जो 4 समस्या हैं, ये 4 समाधान हैं जो इन समस्याओं को जो दूर कर सकते हैं। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की ओर। आधुनिक जीवन शैली ध्वनि प्रदूषण हेतु उत्तरदायी समझाएं। तो इसमें ये कहा गया है कि आधुनिक जो जीवन शैली है वो ध्वनि प्रदूषण के लिए उत्तरदायी है। तो किस प्रकार है, तो आइए जानते हैं। आधुनिक जीवन शैली में ध्वनि प्रदूषण के अनेक स्रोत हैं जिससे ध्वनि प्रदूषण को बढ़ावा मिलता है। आइए जानते हैं। जिसमें ध्वनि प्रदूषण को उत्तरोत्तर बढ़ावा जो है वो मिलता है। तो आइए कौन से हैं वो, इनके बारे में अपन बात करते हैं स्टूडेंट। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे नंबर 1 पर, विविध उद्योगों में ध्वनि का उत्सर्जन। तो विविध प्रकार के जो उद्योग है उन उद्योगों में जो ध्वनि का उत्सर्जन है वो इसको बढ़ावा देता है। दूसरा, मशीनीकृत निर्माण तथा तोड़फोड़ के कार्य से उत्पन्न ध्वनि। तो जो मशीनों द्वारा जो निर्माण किया जाता है तो उनसे तथा तोड़फोड़ के जो कार्य किए जाते हैं इन दोनों ही कार्यों से ध्वनि प्रदूषण है वो बढ़ता है। तीव्र चलित मोटर वाहन और वायुयानों से ध्वनि का उत्सर्जन, ठीक है। तो इसके अलावा जो तीव्र चलित वाहन होते हैं वो भी ध्वनि प्रदूषण करते हैं, साथ ही वायुयान करते हैं। इसके अतिरिक्त अगर अपन बात करें तो सायरन, लाउड स्पीकर, फेरी वालों के अलावा सामुदायिक गतिविधियों से भी जुड़े विभिन्न सामुदायिक गतिविधि से जुड़े हुए जो विभिन्न उत्सवों हैं आदि से प्रतिदिन ध्वनि प्रदूषण का उत्सर्जन होता है, ठीक है। तो ये सभी कारण जो है 3 कारण हैं जो ध्वनि प्रदूषण के लिए जिम्मेदार हैं, ठीक है। तो ये आधुनिक जीवन शैली किस प्रकार से उद्योगों को जो है प्रभावित करती है, तो यहाँ पर वो यहाँ देखने को मिलता है। बढ़ते हैं हम हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में भूमि प्रदूषण कम करने के उपाय बताने हैं। तो क्या है भूमि प्रदूषण? भूमि प्रदूषण मुख्यतः औद्योगिक और नगरीय अपशिष्टों द्वारा होता है, ठीक है। तो ये बात तो अपन पहले ही कर चुके हैं कि भूमि प्रदूषण जो होता है वो उद्योगों और नगरीय जो अपशिष्ट होते हैं उनसे होता है। इन अपशिष्टों को सही तरीके से नष्ट करके कुछ हद तक भूमि प्रदूषण को कम किया जा सकता है। तो ये जो ध्वनि प्रदूषण हो रहा है जिनसे जिस अवशिष्ट पदार्थों से, तो इनका सही जो है निस्तारण करके ध्वनि प्रदूषण को कम किया जा सकता है। साधारणतः निम्न उपाय अपनाकर भूमि प्रदूषण में कमी लाई जा सकती है। तो कुछ कारण जो हैं जिनके द्वारा भूमि प्रदूषण को कम से कम किया जा सकता है। तो आइए जानते हैं कि वो कारण कौन से हैं। पहला देखिए, उद्योगों द्वारा जो है, पहला क्या है, उद्योगों द्वारा निकले गए अवशिष्ट जल का प्रयोग सिंचाई में नहीं करके मृदा के ह्रास को रोका जा सकता है, ठीक है। तो पहला क्या है कि जो उद्योगों से जो जल निकलता है अवशिष्ट जल, उसका प्रयोग सिंचाई में नहीं करके जो है उसका प्रयोग जो है सिंचाई में नहीं करना चाहिए, जिससे जो है मृदा ह्रास जो है उसको रोका जा सकता है। नेक्स्ट है, उद्योगों एवं नगरों से निकले अवशिष्ट एवं विषैले पदार्थों का उपयोग भूमि में नहीं मिलने देना चाहिए, वरना उसको निर्धारित स्थान पर ही डालना चाहिए। तो जो उद्योगों और नगरों से जो अवशिष्ट कचरा निकलता है उस कचरे को जो है भूमि पर हर कहीं नहीं डालना चाहिए, ठीक है। वहाँ जो है उसके लिए जो निर्धारित स्थान है वहीं डालना चाहिए, जिससे क्या होगा कि ये जो भूमि प्रदूषण है वो नहीं होगा। भाई अगर हम कचरे को एक जगह इकट्ठा करेंगे तो एक ही जगह भूमि को जो है नुकसान होगा, सभी जगह नहीं होगा। अगर हम उसको अलग अलग जगह डालते रहेंगे तो ऐसे में सारी जो भूमि है वो खराब हो सकती है। नेक्स्ट है, रासायनिक खाद एवं उर्वरकों के स्थान पर कंपोस्ट खाद का उपयोग किया जाना चाहिए। और तीसरा जो है कि जो रासायनिक खाद या जो उर्वरक हैं उनके स्थान पर कंपोस्ट खाद या हरी खाद या गोबर खाद जो है इन्हीं खादों का उपयोग करना चाहिए। ये
कंपोस्ट खाद में आते हैं, हरी खाद और गोबर खाद। ठीक है, बढ़ते हैं चौथे पॉइंट की ओर। पॉइंट नंबर 4 है, कारखानों से निकलने वाली हानिकारक गैसें मुख्यतः गंधक के कारण अम्लीय वर्षा होती है, जिससे मृदा में अम्लीयता बढ़ जाती है, अतः इसको रोकने के प्रयास किए जाने चाहिए। तो चौथा क्या है कि जो कारखानों से निकलने वाली हानिकारक गैसें और इस मुख्यतः गंधक जो है वो मेन होता है। ठीक है, और यही जो गंधक है, यही गंधक आपका अम्लीय वर्षा के लिए भी जिम्मेदार है, और अम्लीय वर्षा से जो है मृदा में अम्लीयता बढ़ती है, जिससे भूमि का जो है निम्नीकरण होता है या भूमि प्रदूषण होता है। ठीक है, तो अतः जो है इसके ऊपर रोक लगाई जानी चाहिए। ठीक है, या उसको रोकने के प्रयास किए जाने चाहिए, ताकि अम्लीय वर्षा ही ना हो, और अम्लीय वर्षा नहीं होगी तो भूमि प्रदूषण भी नहीं होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, वायु प्रदूषण के प्रमुख स्रोत बताएं। तो वायु प्रदूषण के प्रमुख स्रोत कौन से हैं? तो वायु प्रदूषण के प्रमुख स्रोत, वायु प्रदूषण मुख्यतः वायु में अवांछनीय तत्वों के अधिक मात्रा में मिल जाने के कारण होता है। तो वायु प्रदूषण कैसे होता है कि वायु के अंदर जो है विभिन्न प्रकार के अवांछनीय जो आपके वो होंगे, ठीक है, पदार्थ जो मिल जाते हैं, तो उनकी वजह से होता है। वायु प्रदूषण के प्रमुख स्रोत जीवाश्म ईंधन का दहन, खनन और उद्योग हैं। तो वायु प्रदूषण है, इसके प्रमुख स्रोत कौन कौन से हैं? आपका जीवाश्म ईंधन है, ठीक है, दूसरा आपका कौन सा हो जाएगा? खनन हो जाएगा, और तीसरा उद्योग। ये 3 कारण हैं, जिन 3 कारणों की वजह से वायु प्रदूषण होता है। इन प्रक्रियाओं से वायु में सल्फर व नाइट्रोजन के ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सीसा तथा एस्बेस्टियस आदि निर्मुक्त होते हैं, जिससे वायु प्रदूषण होता है। तो ये तमाम जो पदार्थ हैं, ये सभी पदार्थ जो हैं वायु प्रदूषण के लिए जिम्मेदार होते हैं। और ये सभी पदार्थ कहाँ से आते हैं? जीवाश्म ईंधन के दहन से, खनन से और उद्योगों से। ठीक है, तो ये इसके प्रमुख स्रोत हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 35 का, भारत में नगरीय अपशिष्ट निपटान किस प्रकार किया जाता है? तो भारत में नगरीय जो अपशिष्ट है उनका निपटान कैसे किया जाता है? तो आइए जानते हैं कैसे किया जाता है नगरीय अपशिष्ट निपटान। नगरीय अपशिष्टों को कूड़ा करकट, रद्दी, गंदगी एवं कबाड़ भी कहा जाता है। ठीक है, तो जो नगरीय अपशिष्ट होता है उसमें कूड़ा करकट होता है, रद्दी होती है, ठीक है, और गंदगी और कबाड़ जो है वो उसके अंदर होता है। इसकी प्राप्ति 2 स्रोतों से होती है। पहला घरेलू प्रतिष्ठानों से एवं व्यावसायिक प्रतिष्ठानों से जो है होता है। घरेलू कचरे को या तो सार्वजनिक भूमि पर या निजी ठेकेदारों के स्थलों हैं वहाँ पर डाला जाता है। ठीक है, तो यहाँ बात करें तो जो ये कचरा जो ये अवशिष्ट होता है, तो ये अवशिष्ट 2 प्रकार से प्राप्त होता है। पहला घरेलू कचरे के रूप में, और दूसरा व्यावसायिक कचरे के रूप में। ठीक है, या उद्योगों वगैरह से होता है। ठीक है, अब घरेलू जो कचरा होता है, घरेलू कचरे जो है, उस कचरे का तो जो निपटारण जो है वो सार्वजनिक भूमि पर या किसी निजी जो ठेकेदार होते हैं उनके जो स्थान होते हैं उन स्थानों पर डाल दिया जाता है। ठीक है, तो ये तो इनका निपटारण की समस्या है। ठीक है, या जो है समाधान है, कुछ भी आप कह लीजिए। लेकिन अब जो औद्योगिक कचरा है उसका क्या है, तो उसके बारे में देखते हैं, आइए। जबकि औद्योगिक या व्यावसायिक इकाइयों के कचरे का संग्रहण एवं निपटारण जन सुविधा यानी नगर पालिकाओं के द्वारा निचली सतह की सार्वजनिक जमीन या गड्ढों पर निस्तारित किया जाता है। ठीक है, तो जो औद्योगिक कचरा होता है या व्यावसायिक इकाइयों का कचरा होता है, उनका संग्रहण और निपटारण जो सुविधा है वो जन सुविधा यानी नगर पालिकाओं द्वारा जो निचली सतह है उसकी सार्वजनिक ज़मीन या वहाँ पर जो गड्ढे होते हैं उन गड्ढों के ऊपर उसका निस्तारण जो है वो किया जाता है। तो इस प्रकार से भारत में जो है समाधान किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, धारावी गंदी बस्ती की कोई 4 लक्षण बताएं। तो धारावी जो गंदी बस्ती है उसके 4 लक्षण हमें बताने हैं। तो आइए जानते हैं कौन सा है। पहला है, समूची बस्ती में अस्थायी निर्माण के भवन हैं जो 2 या 3 मंजिला तक ऊंचे हैं। तो यहाँ पर बात करें तो ये जो बस्ती है, इस बस्ती में जितने भी मकान हैं वो अस्थायी निर्माण के भवन हैं। ठीक है, यानी उनका जो निर्माण है वो अस्थायी है, जो 2 से 3 मंजिला ऊंचे हैं। दूसरा है, यहाँ अनेक मूल्यवान एवं उपयोगी सामान बनाए जाते हैं। तो यहाँ की अगर अपन बात करें धारावी की, तो यहाँ पर अनेक प्रकार के मूल्यवान एवं उपयोगी सामान बनाए जाते हैं, जैसे मृत्तिका शिल्प, ठीक है, जिसको सेरेमिक्स कहते हैं। ठीक है, सेरेमिक्स, उत्कृष्ट आभूषण,
सेट, लकड़ी का फर्नीचर आदि जो है यहाँ पर बड़ी मात्रा में बनाए जाते हैं। नेक्स्ट है धारावी जो है वस्तु तो है सागर का एक हिस्सा है जो कि व्यापक रूप से कचरे से भरी गई है जो है जगह पर है। ठीक है, तो धारावी की बात करें तो धारावी जो है वो सागर का एक हिस्सा है जो एक व्यापक रूप से कचरे से भरी गई जो है जगह पर है। ठीक है, तो धारावी जो है वो पहले से यहाँ पर कचरा डाला जाता था मुंबई का। ठीक है, और इस कचरे के ऊपर ही जो है धारावी बसी हुई है। ठीक है, तो बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं अपन। नेक्स्ट है यहाँ नालीदार चद्दरों से बनी 20 मीटर ऊंची जगह भवन इधर उधर जो है संबंध पड़ी हैं जिसमें खाल तथा चमड़ा शोधन कार्य होते हैं। तो यहाँ पर जो है नालीदार चादर जो है उनके द्वारा 20-20 मीटर ऊंची जो जगह या भवन जो है इधर उधर संबंध पड़े हैं। ठीक है, और यहाँ पर जो है खाल या चमड़े का जो शोधन कार्य है वो भी यहाँ पर किया जाता है। तो इस प्रकार से आपके जो ये अंतिम जो आपका था मोस्ट क्वेश्चन चैप्टर वाइज श्रृंखला का ये अंतिम वीडियो था। तो यहाँ पर सभी वीडियो जो है आपके समाप्त होते हैं और आपको जो है ये सभी वीडियो देखने चाहिए जिससे आपको काफ़ी ज़्यादा लाभ मिलेगा स्टूडेंट। ठीक है, और आपको बेनिफिट होगा। मैं इसी शुभकामनाओं के साथ हम अपना ये जो श्रृंखला है वो समाप्त करते हैं और नई श्रृंखला जो अपन शुरू करेंगे वो आपकी एक तो मैप प्रणाली रहेगी। ठीक है, यानी मैप्स जो है आपको बताए जाएंगे तो वो आपके रहेंगे और मॉडल पेपर जो है वो अभी अपन करने वाले हैं कुछ मॉडल पेपर। ठीक है, तो उसके हिसाब से करेंगे और इस वीडियो में बस इतना ही।